फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग ने काफ़ी कमेंट्स करके बोला था कि चैप्टर 4 क्लास 11 का इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन डाल दीजिए। पता नहीं क्या ही हो गया इस चैप्टर में जो आप लोग इतना डर रहे हैं। तो आज हम लोग यही क्लास 11 का IAC चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो किसी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी से एंगेज रहता है, वो ही हमारा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लाइक आप कोई इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे आपके बिजनेसेस आते हैं सेम कैटेगरी के, तो उसमें जो एंगेज किया रहता है उसी को हम लोग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको कहा है कि आप अगर आप पूरा चैप्टर में कुछ मत पढ़िए, खाली आप मेरा बात मानिए, डिफरेंस पढ़ के जाइए। डिफरेंस में से आप मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आराम से निकाल सकते हैं। और IAC इसके बाहर नहीं पूछता है। साइन बाय ब्लड नहीं पूछेगा इसके बाद। So characteristic of business organization, separate identity. Every business undertaking has a separate identity. जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिज़नेस आइडेंटिटी जो हम लोग का बिज़नेस का है और मेरा है वो एकदम अलग होगा। लाइक जैसे हम लोग ने अकाउंट्स में भी पढ़ा था, पैसे आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते थे, बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं तब वो होता है हमारा डेबिट, नहीं तो क्रेडिट। तो उसी तरीके से ये हमारे एक सेपरेट आइडेंटिटी है। मतलब मैं बिज़नेस से पैसे उठा भी सकती हूँ तो उसमें क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही बिज़नेस हूँ, मैं ही बिज़नेस से पैसे उठे, मैं खुद से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में थोड़ी ना डालेंगे। तो वही हो गया हम लोग का सेपरेट आइडेंटिटी। एक बार ही कमेंट करके बता देना किसका सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ओनरशिप हम लोग का रहेगा। बिजनेस अंडरटेकिंग इज ओन्ड बाय द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स इज कैपिटल। जो कैपिटल लगाता है उसका वो बिजनेस रहता है, उसी पर्सन का वो बिजनेस रहता है। लाइक मैंने पैसे लगाए 50,000 रुपये, तो ऐसा नहीं है कि वो बिज़नेस पूरा मेरा हो गया। उस बिज़नेस को मैं चला रही हूँ, उस बिज़नेस में मैं टाइम टू टाइम पैसे डाल रही हूँ, उस बिज़नेस को मैं रन कर रही हूँ, तब जाके वो बिज़नेस मेरा हुआ और उसमें मेरा एक इंडिपेंडेंट ओनरशिप हुआ। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, अब जब इंडिपेंडेंट ओनरशिप हुआ तो मेरा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट भी होगा, जो मैं चाहूँगी वही मैं करूँगी। लेकिन रिस्क रहेगा, रिस्क तो रहता ही है बिज़नेस में। बिज़नेस इज इक्वल्स टू रिस्क। बिज़नेस जितना बड़ा उतना आपका रिस्क, उतना आपका मतलब जितना ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, प्रोप्राइटरशिप, प्रॉफिट मोटिव, नो स्टेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट फाइनेंस, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। अब मैं आप लोग को इसका एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीका बताऊँ। आप प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ना, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा ठीक उल्टा उसका पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर का एडवांटेज इज इक्वल्स टू डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर का डिसएडवांटेज इज इक्वल टू एडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और उन लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ऑलरेडी मेंशन रहेगा। तो इससे आपको क्या करना है ना, आपको खाली चैप्टर के डिफरेंसेस पढ़ने हैं, खाली चैप्टर के डिफरेंसेस, उसके टाइप्स के डिफरेंसेस पढ़ लीजिए। उसी में आपको मीनिंग मिल जाएगा, फीचर मिल जाएगा, उसका मेन आइडिया मिल जाएगा, फिर उसका क्या क्या टाइप्स होता है, क्या नहीं होता है, क्या उसका एडवांटेजेस है, क्या उसका डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह जो कुछ दिया हुआ सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसमें आएंगे। ये देखिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक से पैसा उठाया, प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट से पैसा उठाए, प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेटली पर्सन से पैसा उठाए, जॉइंट सेक्टर मतलब आधा गवर्नमेंट आधा पब्लिक।
सॉरी आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। और मैनेजमेंट इधर किसका रहेगा, पब्लिक में गवर्नमेंट का रहेगा, प्राइवेट में प्राइवेट ओनर्स का रहेगा, जॉइंट में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रहेगा। कैपिटल 51% गवर्नमेंट का रहेगा, तभी वो जा कर के हमारा पब्लिक एंटरप्राइज बनेगा, क्योंकि 50-50 रहेगा तब वो जॉइंट बन जाएगा, 49-51 रहेगा तब वो प्राइवेट बन जाएगा। इसलिए जिसका भी 50 से ज़्यादा रहेगा, 50.5 भी क्यों ना रहे, वो ज़्यादा का हकदार होता है। तो 51% जो होता है यहाँ गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट में आप समझ गए होंगे 51% प्राइवेट का, प्राइवेट इन्वेस्टर्स का होगा, और जॉइंट सेक्टर में 50-50 होगा। ऑब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट रहता है, सर्विस टू सोसाइटी, भले करते नहीं है लेकिन रहता वही है। प्राइवेट का अर्निंग प्रॉफिट, और जॉइंट का दोनों को मिला दीजिए, प्रॉफिट भी अर्न करना होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। उसी को आप लंबा चौड़ा की का करके 50-50% उसका गवर्नमेंट और प्राइवेट होता है, इसमें ये इंक्लूडेड रहता है, उसमें वो एक्सक्लूडेड रहता है, इतना परसेंटेज उसका ये रहेगा, इतना परसेंटेज वो रहेगा, करके आप 3-4 लाइन का आराम से बना सकते हैं। और जहाँ पे भी आप लिखिएगा ना ये प्राइवेट का इतना परसेंट, नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि जो टीचर है ना वो आपका पूरा आंसर पढ़ने बैठा नहीं है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको 500 से ज़्यादा कॉपी चेक करनी होती है, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा कि आपका वो पूरा आंसर पढ़े, वो खाली आपका कीवर्ड्स देखेगा, उसको लगेगा कि हाँ ठीक है। कैसे आप टीचर को अपना आंसर पढ़ाने पे मजबूर कर सकते हैं, तो वो कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर दीजिए, वो उस कीवर्ड्स को पढ़ के आपको उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। वो कीवर्ड्स पढ़ के ये समझ जाएगा कि ये बच्चे ने उस चीज़ के बारे में समझा है, उसको उस चीज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। और इसमें आप सबसे अलग गेम भी खेल रहे हैं। नाउ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कंट्रोल बाय पार्लियामेंट पब्लिक का, प्राइवेट का नॉट कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज़्यादा है, और जॉइंट सेक्टर में 50-50 मे और मे नॉट बी। ऑडिट CAG करता है वहाँ पे, ये आप जब बीकॉम में आएंगे तब आपका एक ऑडिट रहेगा, उसमें आपको CAG के बारे में पता चलेगा। अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप खाली इसमें ऑडिट का वो पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इतना ये नहीं है। और जो प्राइवेट एंटरप्राइज का रहेगा उसके लिए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स practicing chartered accountant. There is a huge difference between practicing chartered accountants and only chartered accountants. तो जब भी आप प्राइवेट सेक्टर लिखें ना तो हमेशा उधर मेंशन कीजिएगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है वो आपको बीकॉम में ऑलरेडी पता चलेगा, नो नीड कि आप अभी जानिए, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट था। और जॉइंट सेक्टर जो है उसमें एक क्वालिफाइड ऑडिटर लगेगा। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक एंटरप्राइज का टू द पब्लिक, प्राइवेट एंटरप्राइज का टू द ओनर, और जॉइंट सेक्टर का गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर। यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल गया तीनों का, कैरेक्टरिस्टिक मिल गया तीनों का, एडवांटेजेस मिल गया तीनों का, ऑब्जेक्टिव मिल गया तीनों का, डिसएडवांटेजेस मिल गया तीनों का। मिला कि नहीं, नीचे यस 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 करके कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को ये कोई नई चीज़ पता चली होगी तो वो भी बताइएगा। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप इसके ऊपर आपकी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई होगी। इसके ऊपर आपका एक चैप्टर पूरा मैंने डाल रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको ना खाली इसका डेफिनेशन लर्न करना है। अब तो लर्न भी करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है। आप डेफिनेशन के वो अगर आपको बोलेगा कि उसका माँ बाप दादा दादी सबका नाम लिखो, वो भी आप लिख के आ जाएंगे। उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव सब लिख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है। चार्ट ना सबसे इजी चीज़ होता है। चार्ट से आप जल्दी एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके के, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट। प्राइवेट में क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पब्लिक में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन। आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर का खुद ही नहीं दिया हुआ है।
फॉर्म्स पढ़ने के लिए तो आपको भी उतना ज़रूरी नहीं है, खाली नाम याद रखिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि ये इसके फॉर्म्स है। एक्स्ट्रा अगर मीनिंग या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी पूछ लेना, आप एक्स्ट्रा कुछ लिख दीजिएगा उसमें, आपको ऑफ कोर्स मार्क्स मिलेगा उसमें। 5 मार्क्स का अगर रहेगा ना, तो अगर आप खाली 5 मार्क्स में मीनिंग लिख के आएंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स मिलेगा। अगर वो 5 मार्क्स का आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं ना, तो वो 1 मार्क्स मीनिंग के लिए होता है, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, 2 मार्क्स एडवांटेजेस के लिए होता है, 2 मार्क्स आपका डिसएडवांटेजेस के लिए होता है। कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे? और 1 मार्क्स आपका फॉर्म्स लिखने के लिए होता है, टाइप्स लिखने के लिए होता है। तो अगर आप ये सब कुछ भर के आएंगे ना और कीवर्ड्स नीचे आप कर दीजिएगा तो आपको 5 on 5 मिल जाएगा। 5 on 5 तो कभी थ्योरी में देता नहीं है, लेकिन आपको 4.5 या 4 तो मिल ही जाएगा। और यहीं पे आप 1-1 मार्क्स से दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस, degree of control desired, amount of capital required, degree of risk involved, division of surplus, duration of business, government regulation and control और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। क्या मुझे अब भी इसका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताना पड़ेगा इतना सारा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोग को? तो भी बता देती हूँ। बिज़नेस का नेचर जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका साइज़, बिज़नेस का क्या साइज़ होने वाला है, स्मॉल बिज़नेस होगा, लार्ज बिज़नेस होगा या मीडियम बिज़नेस होगा, किस एरिया में इस्टेब्लिश कीजिएगा आप अपना बिज़नेस, गांव इलाके में या बहुत ही ज़्यादा हाई फाई एरिया में या फिर कोई मिडिल क्लास एरिया में, आप कैसे उसको कंट्रोल कीजिएगा, कितना कैपिटल लगाइएगा, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, कितना आपको उससे प्रॉफिट मिलेगा, बिज़नेस का ड्यूरेशन कितना है। कहीं ये सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप हुआ बिज़नेस तो मेरे मरने के बाद तो बिज़नेस ठप हो जाएगा। फिर इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन, टैक्स वगैरह वो सब भी देखना पड़ता है। और इस ऑपरेशन का फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मतलब अगर पब्लिक का डिमांड आपका ऊपर नीचे हुआ तो क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? हो सकता है कि अगर मैं अभी नॉर्मल क्या बोल सकते हैं, लाइक मैं अभी नॉर्मल वाटर का बिज़नेस कर रही हूँ, लाइक मैं खाली पानी जो नॉर्मल वाटर होता है मैं उसको बेच रही हूँ। अब अचानक से कस्टमर के अंदर डिमांड आया कि मैं मिनरल वाटर ही पीऊँगी, सब हाइजीनिक होने के लिए सब बोल रहे कि मैं मिनरल वाटर पीऊँगी, आधा से ज़्यादा जनता मिनरल वाटर की तरफ भाग रहे, तो क्या मैं अपने वाटर कंपनी को मिनरल वाटर में बदल सकती हूँ? ये फ्लेक्सिबिलिटी है क्या मेरे पास? तो ये चीज़ मैटर करता है कि कस्टमर के डिमांड से मैं अपना बिज़नेस को कैसे बदल लूँ, क्योंकि जो कस्टमर का डिमांड नहीं देखता, जो फोर्सी ट्रेंड नहीं करता है, उसका बिज़नेस ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। ये बात अपने दिमाग में, दिमाग से लेके दिल में, दिल से लेके खून में बसा लीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। पता नहीं क्यों आप लोग इतना शोर कर रहे थे ये चैप्टर के लिए। और अगर पसंद आया आप लोग को तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। फ्री कंटेंट मिल रहा है, अकेले मत लाभ उठाइए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। और आप लोग देख तो लेते हैं, आप लोग को पसंद भी आ जाता है, लेकिन लाइक करने में आप लोग को क्या जाता है, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो। थैंक यू।